हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश के अंतर्गत बॉक्साइट और बाकी अदर मिनरल्स के बारे में। आप सबने देखा होगा या आप सबने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा, प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं, केवल इससे पहले वाले लेक्चर में, जहां हमने मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश वाले टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था। जो हमारा मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश वाला टॉपिक है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी कई सारी चीजें पढ़ चुकी हैं, डिस्कस कर ली हैं। क्लियर। अब हमको उसी में आगे बढ़ना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है या मुझे ऐसा लगता है कि नई चीजें शुरू करने से पहले एक बार पुरानी चीजों को रिवाइज कर लेना चाहिए, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड। क्लियर। इसीलिए, और यहाँ हमने तो ब्लैक गोल्ड के बारे में पढ़ा भी था ना अपने प्रीवियस लेक्चर में। ब्लैक गोल्ड यानी कोयला, कोयले के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इसलिए आई विश कि हमें चीजें रिवाइज कर लेनी चाहिए वापस से। तो चीजें रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कोल के बारे में। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? कोल के बारे में। तो कोल के बारे में हमने क्या देखा था कि मध्य प्रदेश का कोल या जो कोल है वो मध्य प्रदेश का एक मेजर मिनरल है। ठीक है। It is the most important minerals of the state in terms of reserves, revenue, production and employment। रोजगार के आधार पर, राजस्व के आधार पर, भंडारण के आधार पर और उत्पादन के आधार पर जो कोयला है वो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जो है सर्वाधिक बेहतर नहीं, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला है, या मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल अगर कोई है तो वो आप बोल सकते हैं कि कोयला। क्योंकि कोयले से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या जनरेट होता है? सबसे ज्यादा राजस्व। सबसे ज्यादा राजस्व राज्य को, सबसे ज्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है? कोयले से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा रेवेन्यू कोल से प्राप्त होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था कि जो मध्य प्रदेश की रैंकिंग है, जो मध्य प्रदेश की रैंक है वो कोल प्रोडक्शन में है फोर्थ। कोल प्रोडक्शन में हमारी चौथी रैंक है, फोर्थ रैंक है। यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, अब गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो विकास है वो कब हुआ? गोंडवाना रॉक्स का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो कब हुआ? तो वो हुआ हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड में। कार्बोनिफेरस पीरियड, हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं तो वहां पर हम कार्बोनिफेरस पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी पीरियड में मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, जिन गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है या कोयला मिलता है। क्लियर है। जिन गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मध्य प्रदेश में कोयला मिलता है। क्लियर। उसके बाद मध्य प्रदेश में कौन सा कोयला मिलता है? तो मध्य प्रदेश में मिलता है बिट्यूमिनस कोल। बिट्यूमिनस कोल जो कि सेकेंड हाईएस्ट क्वालिटी का कोल है। हमने कल डिस्कस किया था कि जो कोल है, मतलब जो कोयला होता है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और पीट। इन देयर डिक्रीजिंग कार्बन कंटेंट, जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा वो हाई क्वालिटी, जिसमें कार्बन कंटेंट कम वो लो ग्रेड क्वालिटी का या लो ग्रेड का कोल होता है। क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट कोल के 2 बेल्ट्स मिलते हैं। एक तो मिलता है मध्य भारत कोयला क्षेत्र, मध्य भारत कोयला क्षेत्र, सेंट्रल इंडियन कोल बेल्ट, और एक इंपॉर्टेंट मिलता है हमें सतपुड़ा, सतपुड़ा कोल बेल्ट, सतपुड़ा कोल बेल्ट। तो सेंट्रल इंडियन कोल बेल्ट के अंतर्गत जो शामिल कोयला क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? सिंगरौली, सोहागपुर, जोहिला वैली, उसके बाद कीरर वैली, जो कीरर वैली डिस्प्यूट्स हमें देखने को अभी मिल रहा है छत्तीसगढ़ से, और एक कौन सा? उमरिया। और जो उमरिया है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। क्लियर। उमरिया जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। वहीं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र इसके अंदर सिचुएटेड सोहागपुर है, जहां से रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या मिले थे? हमने पढ़ा कोल बेड मीथेन के ट्रेसेस। क्लियर। उसके बाद सिंगरौली में हमने पढ़ा थिकेस्ट कोल लेयर। फिर हमने सतपुड़ा कोल बेल्ट के बारे में पढ़ा, पथेर खेरा, मोहा पानी, जबलपुर, शाहपुर तवा, कान्हन वैली और पेच वैली, ये हमने पढ़ा था इसमें। उसके बाद हमने और क्या चीजें पढ़ी थी कि कोल का जो एक्सट्रैक्शन है वो यहाँ से कौन करता है? मध्य भारत कोयला क्षेत्र से, और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से कौन करता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल जो हमने डिस्कस किया था वो कौन सा था? तो जो हमने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल डिस्कस किया था उसमें हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था किसके बारे में? डायमंड के बारे में।
नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था डायमंड के बारे में, और हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड जो पन्ना जिला है उसे देश में किसके लिए? डायमंड माइनिंग के लिए एकाधिकार प्राप्त है। एकाधिकार यानी 100% रिजर्व्स और प्रोडक्शन पूरे इंडिया में कहां पर होता है डायमंड का? पन्ना में। पन्ना में डायमंड पार्क इस प्रपोज्ड है, खजुराहो में डायमंड म्यूजियम प्रपोज्ड है। मध्य प्रदेश डायमंड रिजर्व्स में, डायमंड प्रोडक्शन में, दोनों में फर्स्ट रैंक पर है। देखिए दोस्तों, आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। वीडियो इन द सेंस जितने पार्ट में हम रिवाइज कर रहे हैं, लगभग 5 से 10 मिनट में हम रिवाइज कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके ऊपर है, आप अपने 5 से 10 मिनट बचाने के चक्कर में चीजें छोड़ना चाहते हैं या आप पढ़ना चाहते हैं। मुझे पता है अगर आपने कल चीजें याद कर ली होंगी तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या टाइम पास हो रहा है, मैडम क्यों दोबारा रिपीट कर रही हैं, बट ये चीजें आप साथ ही साथ मेरे साथ रिपीट करते जाओ। मैं बोल रही हूं 2 कोयला क्षेत्र हैं, आप मन में याद कर लो। हाँ, 2 कोयला क्षेत्र मध्य भारत है और सतपुड़ा है। मैंने बोला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, आप पहले आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए सोहागपुर, इसको बोलते हैं तैयारी। क्लियर? और उसी लेवल की तैयारी कराने के लिए मैं यहाँ पर बार बार चीजों को रिपीट करती हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ सिलेबस कंप्लीट करवाना इज नॉट अ डिफिकल्ट और टफ टास्क फॉर मी। आई कैन डू इट विद इन 2 मंथ। मैं चाहती तो मैं 2 महीने में आपका पूरा एमपी जीके कंप्लीट करा सकती थी, बट मैंने ऐसा नहीं किया। क्लियर है? हम धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे। अभी एग्जाम को थोड़ा वक्त है, हमारे प्रीलिम्स को अभी वक्त है 5 से 6 से 7 महीने का, है ना? इसलिए हम अगर चाहें तो चीजों को अच्छे से डिटेल में याद करते हुए पढ़ सकते हैं। क्लियर? अब आपके ऊपर है, आप चाहें तो देखिए, ना चाहें तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? फिर हमने देखा था कि खजुराहो में क्या प्रपोज्ड है? खजुराहो में प्रपोज्ड है डायमंड म्यूजियम। कई सारी हमने माइंस देखी थी, जिसमें एक हमने देखी थी मझगवा माइंस। मझगवा माइंस, मझगवा माइंस कहाँ पर है? मझगवा माइंस है पन्ना में। जो सबसे बड़ी माइंस है किसकी? हीरे की, जहां से हीरे का उत्खनन एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्लियर है? आगे हमने पढ़ा था लाइमस्टोन के बारे में। आगे हमने लाइमस्टोन के बारे में देखी थी कुछ बातें। तो लाइमस्टोन के बारे में हमने देखा था मध्य प्रदेश की 7th रैंक है प्रोडक्शन में। पहले मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक थी? पहले जो है मध्य प्रदेश की लाइमस्टोन में प्रोडक्शन में रैंक है 3rd। मध्य प्रदेश में हमारे देश का बेस्ट क्वालिटी का लाइमस्टोन मिलता है, और मध्य प्रदेश की रैंक कितनी है? 3rd लाइमस्टोन में। कटनी को मध्य प्रदेश की चूना नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, चूना नगरी कहा जाता है। यहाँ पर स्टोन फेस्टिवल हुआ था, कहाँ पर? सिलिमनाबाद में। क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा था मैंगनीज के बारे में, और हमने देखा था कॉपर के बारे में। नेक्स्ट हमने मैंगनीज को डिस्कस किया था और हमने कॉपर के बारे में देखा था। दोनों के लिए हमने पढ़ा था कि दोनों की प्रोडक्शन में रैंकिंग 1st है, रिजर्व्स में रैंकिंग 3rd है, क्योंकि रिजर्व्स में टॉप 2 है राजस्थान और झारखंड। क्लियर है? उसके बाद हमने कौन सा देखा था कि भैया मैंगनीज पहली बार इसका एक्सट्रैक्शन 1880 और 90 के आसपास कहां से किया गया था? कटनी के गोसलपुर से। क्लियर? उसके बाद मैग्नीज की हमने कुछ माइंस देखी थी, भरवेली, तिरोड़ी, कटंगझिरी, मीरंगपुर, रमरमा माइंस। ये सारी माइंस किससे संबंधित थी? मैग्नीज से संबंधित थी। मैंने कहा था इसके अलावा और कोई माइंस आपको दिखे बालाघाट वाले क्षेत्र पर तो वो संबंधित है कॉपर से। मलाजखंड माइंस, गढ़ी चिड़ोली माइंस, ढोगरी माइंस, ये सारी माइंस, गिरधी माइंस, ये सारी माइंस किससे संबंधित है दोस्तों? कॉपर से। क्लियर? कॉपर का जो एक्सट्रैक्शन करने वाली कंपनी है वो कौन सी है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। मैंने बताया था इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, इसकी स्थापना 1967 नवंबर में हुई। उसके बाद मैंने आपको मॉइल के बारे में भी बताया था कि मॉइल का जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है। क्लियर? इसके अंतर्गत, मॉइल के अंतर्गत टोटल 11 माइंस आती हैं, जिसमें से 7 महाराष्ट्र में है और 4 हमारे मध्य प्रदेश में है। क्लियर है? तो इतनी चीजें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। इतने ही मिनरल्स के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में चीजों को डिस्कस कर लिया था। क्लियर?
अब हमें देखना है बॉक्साइट प्रोडक्शन के बारे में। अब हम देखेंगे बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट, अब जो हम मिनरल पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, उनके बारे में हमें अब इतने ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं पढ़नी। अब हमें केवल क्या पढ़ना है कि मिनरल्स और वो बेसिकली किन एरियाज पर, किन क्षेत्रों पर मिलते हैं। मेजर जिन मिनरल से क्वेश्चन आता है वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद अब रीजन्स देख लेते हैं कि भैया कौन से मिनरल जो है वो बेसिकली किस रीजन्स पर कंसेंट्रेटेड है, जिसमें हमारा अगला है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट में हमें क्या देखना है, बॉक्साइट के बारे में हम देखेंगे कि जो बॉक्साइट है वो किसकी ओर है, और बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का ओर, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का ओर, जिसे बेसिकली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो जो बॉक्साइट है, जो बॉक्साइट है वो किसका ओर है, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, जिसे जिसे बेसिकली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। क्लियर। तो पूछा जाए कि बॉक्साइट इज द ओर ऑफ, यू हैव टू राइट एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किसका ओर है, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट हमें देखना है कि प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में हमारी है 6th रैंक, प्रोडक्शन में भी 6th रैंक है दोस्तों हमारी, और रिजर्व्स में भी हमारी 6th रैंक है। क्लियर। नेक्स्ट हमने देखा कि जो बॉक्साइट है उसका पहली बार उत्पादन 1905 में कटनी में हुआ। कहां पर हुआ, कटनी में। तो बॉक्साइट का पहली बार उत्पादन कहां पर हुआ, कटनी में हुआ। तो इट वॉज फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्टेड इन कटनी। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या देखना, उसके अलावा हमने क्या देखा था, 1880 1890 में पहली बार किसका एक्सट्रैक्शन, पहली बार मैग्नीज का एक्सट्रैक्शन भी कटनी के गोसलपुर में किया गया था। और अभी हमने देखा 1905 में बॉक्साइट का पहली बार एक्सट्रैक्शन कटनी में किया गया। उसके बाद कुछ अदर एरियाज देखते हैं, अदर एरियाज। तो अदर एरियाज में है मंडला, फिर है शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, सतना, कटनी एक्सेट्रा। आप देख रहे होंगे ईस्टर्न मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र जो है, साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश के, वहीं पर हमको बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन मिल रहा है। हमने हमेशा से देखा कि जो मिनरल वेल्थ है वो वेस्टर्न मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में ईस्टर्न मध्य प्रदेश में ज्यादा कंसंट्रेटेड है, जो मिनरल वेल्थ है, जो खनिज संसाधन है। उसके बाद अनूपपुर में स्थित जो अमरकंटक है, अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। अमरकंटक को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का रेणुकूट। इसे रेणुकूट ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है, बिकॉज ऑफ बॉक्साइट प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ बॉक्साइट प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ बॉक्साइट प्रोडक्शन, बॉक्साइट प्रोडक्शन की वजह से अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। अमरकंटक इज नोन एज रेणुकूट ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर। तो बॉक्साइट के बारे में क्या याद रखना है, बॉक्साइट इट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। किसका अयस्क है ये, एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट देखना, इट इज बेसिकली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर। आगे देखेंगे प्रोडक्शन में इसकी रैंक है 6th, रिजर्व्स में इसकी रैंक भी 6th ही है। क्लियर। नेक्स्ट हमने देखा पहली बार इसका जो उत्खनन है या इसका पहली बार एक्सट्रैक्शन कहां पर किया गया, तो पहली बार इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो कहां पर किया गया दोस्तों, वो किया गया कटनी में। कुछ अन्य एरियाज है, अब इसको रैंक के हिसाब से याद नहीं रखना,
ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना है कि मंडला में शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, कटनी, सतना, आप देख रहे होंगे ये बेसिकली इस तरीके से, ये कैसे रीजन्स हैं, ये बेसिकली मध्य प्रदेश के साउथ ईस्ट के ही रीजन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? किसके प्रोडक्शन में? बॉक्साइट प्रोडक्शन में। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। आगे देखना है कि अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि why Amarkantak is known as Renukoot of Madhya Pradesh, to you have to write because of production of bauxite. Clear? Because of bauxite production. आगे कुछ मिनरल्स देखते हैं। तो देखिए, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश में बॉक्साइट किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो आप क्षेत्र के विशेष के ध्यान आप रख करके डिस्ट्रिक्ट्स पर टिक लगा सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं टंगस्टन। इसका और क्या है? वुल्फ्राम। वुल्फ्राम। तो टंगस्टन, टंगस्टन का और क्या है? वुल्फ्राम। टंगस्टन का और क्या है? वुल्फ्राम। क्लियर? एक सेकेंड रुकिएगा। तो टंगस्टन, इसका और क्या है? टंगस्टन का और है वुल्फ्राम। वुल्फ्राम इज द ओर ऑफ टंगस्टन। वुल्फ्राम इज द ओर ऑफ टंगस्टन। क्लियर? वुल्फ्राम इज द ओर ऑफ टंगस्टन। और ये कहां पर मिलता है? तो ये मिलता है आगरगांव, होशंगाबाद। आगरगांव, होशंगाबाद। तो टंगस्टन कहां पर मिलता है? आगरगांव, होशंगाबाद में। तो कुछ सिंगल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी हमें पढ़ना है, जैसे टंगस्टन में हम पढ़ेंगे, उसके अलावा हम टिन में पढ़ेंगे, उसके अलावा हम स्लेट में पढ़ेंगे। तो ये चीजें, तो टंगस्टन, टंगस्टन का और है वुल्फ्राम। क्लियर? वुल्फ्राम। उसके बाद आगरगांव, होशंगाबाद में टंगस्टन के डिपॉजिट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। क्लियर? रैंकिंग की टेंशन नहीं लेना, रैंकिंग में आप लोगों को लास्ट में बताने वाली हूं। अभी केवल रीजन्स देखते जाओ। मेजर मिनरल्स हमने कल पढ़ लिए। क्लियर? तो जब आपसे को मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था ना कि एक्सप्लेन दी मेजर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश, तो उसमें आप क्या लिखोगे? मेजर मिनरल रिसोर्सेज वाले टॉपिक पे आपको लिखना है, जैसे मेजर मिनरल्स में पढ़ा तो मेजर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश आर, कोल लिखेंगे, डायमंड, मैंगनीज, कॉपर, लाइमस्टोन, बॉक्साइट। दीज आर द मेजर मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश। फिर अदर मिनरल्स, अदर मिनरल्स में जो 3-4 अदर मिनरल्स के नाम आपको याद आ रहे हैं आप उसे मैप में शो करके बता सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। क्लियर? तो रॉक फॉस्फेट ये कहां मिलता है? झाबुआ, छतरपुर और सागर, जिसमें सबसे ज्यादा रॉक फॉस्फेट के डिपॉजिट्स मिलते हैं झाबुआ में। अगर आपको सिंगल डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है रॉक फॉस्फेट के लिए तो आप टिक लगाएंगे झाबुआ। क्लियर? सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स मिलते हैं कहां पर? झाबुआ में। फिर नेक्स्ट है एस्बेस्टॉस। नेक्स्ट है कौन सा? एस्बेस्टॉस। तो ये मिलते हैं झाबुआ, बालाघाट और सीधी में। झाबुआ, झाबुआ, बालाघाट और सीधी। झाबुआ, बालाघाट एंड सीधी। तो एस्बेस्टॉस डिपॉजिट्स कहाँ मिलते हैं? झाबुआ, बालाघाट और सीधी में। क्लियर? उसके बाद देखिए हमने रॉक फॉस्फेट भी कहाँ पर पढ़ा, तो रॉक फॉस्फेट में भी हमने पढ़ा रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट्स कहाँ पर मिलते हैं? झाबुआ, छतरपुर, सागर।
क्लियर। और एस्बेस्टॉस के भी सबसे ज्यादा झाबुआ में, फिर बालाघाट में और फिर सीधी में। नेक्स्ट है जिप्सम। तो जिप्सम कहां पर मिलता है? जिप्सम के डिपॉजिट्स मिलते हैं रीवा, जबलपुर और शहडोल में। रीवा, जबलपुर और शहडोल में जिप्सम के डिपॉजिट्स मिलते हैं। उसके बाद आता है मार्बल। उसके बाद आता है क्या? मार्बल। नेक्स्ट आता है मार्बल। तो मार्बल में व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर और कलर्ड मार्बल। कलर्ड मार्बल। तो व्हाइट मार्बल के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो मिलते हैं जबलपुर में। क्लियर। जिससे किसका निर्माण हुआ? तो ये जो सफेद संगमरमर है इससे निर्माण हुआ भेड़ाघाट का। क्लियर। किससे? किसका? भेड़ाघाट में सफेद संगमरमर देखने को मिलता है। उसके बाद फिर कलर्ड मार्बल्स। तो कलर संगमरमर की चट्टाने हैं ना जबलपुर में, संगमरमर की चट्टाने मध्य प्रदेश के किस जिले में है? जबलपुर में। उसके बाद कलर्ड मार्बल के लिए ग्वालियर है, सिवनी है और छिंदवाड़ा। कलर्ड मार्बल मिलता है मध्य प्रदेश में ग्वालियर, सिवनी और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र पे। तो सबसे पहले टंगस्टन अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द ओर ऑफ टंगस्टन? तो ओर ऑफ टंगस्टन इज वुल्फ्राम। क्लियर। उसके बाद ये मिलता है आगरगांव होशंगाबाद में, रॉक फास्फेट झाबुआ में, छतरपुर में और सागर में। नेक्स्ट है एस्बेस्टॉस, ये भी झाबुआ में। नेक्स्ट है जिप्सम, ये रीवा, जबलपुर और शहडोल में। मार्बल में व्हाइट मार्बल जबलपुर में, हम सबको पता है, और कलर मार्बल ग्वालियर, सिवनी और छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र पर। नेक्स्ट आप लिखेंगे क्या? टिन। नेक्स्ट आप लिखेंगे टिन। इसका ओर है गलेना। गलेना। क्लियर। और ये मिलता है बैतूल में। टिन मिलता है बैतूल में। टिन मिलता है कहां पर? बैतूल में। उसके बाद चीनी मिट्टी या चाइना क्ले। तो मध्य प्रदेश में चाइना क्ले के जो डिपॉजिट्स हैं वो सबसे ज्यादा जबलपुर में मिलते हैं। इसके अलावा ग्वालियर में भी मिलते हैं। क्लियर। जबलपुर में, ग्वालियर में, रतलाम में। चाइना क्ले, जिसमें सबसे ज्यादा चाइना क्ले कहां पर मिलता है? सबसे ज्यादा जो चीनी मिट्टी है वो जबलपुर में। जबलपुर, ग्वालियर और रतलाम में चीनी मिट्टी से खिलौने और बर्तन भी बनाए जाते हैं। क्लियर। तो टिन, इसका चीफ और क्या है? गलेना। और टिन कहां पर मिलता है? बैतूल में। टिन कहां पर मिलता है? बैतूल में। नेक्स्ट मैंने एक नाम लिया था स्लेट। स्लेट पेंसिल। स्लेट पेंसिल जिसे हम छूही कहते हैं, या हम छोटे में स्लेट पर जिसे लिखा करते थे स्लेट बत्ती, जिसे हम स्लेट बत्ती कहते हैं। अगर आपने कभी सुना हो तो, कुछ लोग तो खाते भी हैं, है ना, बचपन में हम सब ने खाई है। तो स्लेट बत्ती ये कहां पर मिलती है? स्लेट पेंसिल मिलता है या इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर में। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लेट के डिपॉजिट्स मिलते हैं? तो वहां पर आप लिखेंगे कि जो स्लेट पेंसिल्स हैं उसके डिपॉजिट मिलते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। क्लियर। उसके डिपॉजिट्स कहां पर मिलते हैं? वो मिलते हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। नोट करिए इतना। आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे फिर ग्रेफाइट।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है ओकर, OCHRE, जिसे हम बोलते हैं गेरू। जिसे क्या बोलते हैं? गेरू। ओकर, जिसे क्या बोलते हैं? गेरू। तो ओकर सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है मध्य प्रदेश में? सतना, जबलपुर, पन्ना, ग्वालियर और बैतूल। सतना, जबलपुर, पन्ना, ग्वालियर और बैतूल। ओकर का प्रोडक्शन या ओकर के जो डिपॉजिट्स हैं वो मध्य प्रदेश में कहां पर मिलते हैं? सतना, जबलपुर, पन्ना, ग्वालियर और बैतूल पे। क्लियर? सतना, जबलपुर, पन्ना, ग्वालियर एंड बैतूल, गेरू के डिपॉजिट्स। नेक्स्ट हमने ग्रेफाइट देख लिया। नेक्स्ट हमने देखा क्या? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के डिपॉजिट्स भी कहां पर मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। ग्रेफाइट, मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के डिपॉजिट्स कहां पर मिलते हैं? वो मिलते हैं बैतूल में। ग्रेफाइट डिपॉजिट्स कहां पर मिलते हैं? बैतूल में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि बैतूल में और किसके डिपॉजिट्स मिलते हैं, और किस मिनरल के डिपॉजिट्स मिलते हैं? तो हमने देखा था टिन। तो टिन के डिपॉजिट्स भी कहां पर मिलते हैं? बैतूल में। क्लियर? टंगस्टन, जिसके डिपॉजिट्स कहां पर मिलते हैं हमें? अगरगांव, होशंगाबाद। अगरगांव, होशंगाबाद में। फिर नेक्स्ट हमने देखा कौन सा? गोल्ड। तो मध्य प्रदेश में अब डायमंड डिपॉजिट्स तो हमने देख लिया कि पन्ना में मिलता है, पन्ना को एकाधिकार प्राप्त है। उसके बाद गोल्ड के डिपॉजिट्स यानी कि सोने के डिपॉजिट्स कहां पर मिलते हैं मध्य प्रदेश में? सीधी, कटनी और शहडोल में। सीधी, कटनी एंड शहडोल। गोल्ड में आप लिखेंगे गोल्ड। तो मध्य प्रदेश में जो गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं वो कहां पर मिलते हैं? सीधी, कटनी एंड शहडोल। और यूरेनियम, यूरेनियम के तो यूरेनियम के ट्रेसेस, एटॉमिक मिनरल है यूरेनियम, ये आपको पता होना चाहिए कि जो यूरेनियम है वो एटॉमिक मिनरल्स है जिसका यूज एटम बम्स वगैरह बनाने में किया जाता है। तो यूरेनियम के ट्रेसेस जो हैं वो मिलते हैं मध्य प्रदेश में शहडोल से। कहां से? शहडोल से। यूरेनियम के ट्रेसेस मिलते हैं कहां से? शहडोल से। क्लियर? तो कई बार हमसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो कि बैतूल में मिलता है, इसकी ओर पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द ओर ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक्स पे एक नेचुरली कार्बन ओर के फॉर्म पे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है? कौन सी रॉक्स में? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या देखा? ओकर यानी कि गेरू। तो मध्य प्रदेश में गेरू का उत्पादन किन जिलों में होता है? सतना, जबलपुर, पन्ना, ग्वालियर और बैतूल में। ठीक। उसके बाद फिर ग्रेफाइट बैतूल, गोल्ड सीधी, कटनी और शहडोल, यूरेनियम शहडोल। नेक्स्ट देखना है केओलिन। बेसिकली ये चाइना क्ले ही है ना, इसको नहीं देखते। फिर देखते नेक्स्ट डोलोमाइट। डोलोमाइट। तो मध्य प्रदेश में डोलोमाइट डिपॉजिट्स कहां पर मिलते हैं? झाबुआ, जबलपुर, सीधी। झाबुआ, जबलपुर, सीधी। क्लियर? झाबुआ, जबलपुर, सीधी। उसके बाद कैल्साइट, कैल्साइट के डिपॉजिट्स बड़वानी। कैल्साइट डिपॉजिट्स मिलते हैं बड़वानी, झाबुआ, खरगोन। कैल्साइट। उसके बाद सिलीमनाइट, रीवा और सीधी। रीवा और सीधी में, रीवा और सीधी में। सिलीमनाइट, रीवा और सीधी। नेक्स्ट है कोरुंडम। नेक्स्ट है CORUNDUM, कोरुंडम। ठीक है? तो इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं पिपरी, परकोटा। परकोटा कहाँ है? सिंगरौली। पिपरी, परकोटा, सिंगरौली में।
तो इसके डिपॉजिट्स कहाँ पर मिलते हैं? कोरुंडम के हार्डेस्ट एक मिनरल है पिपरी परकोटा सिंगरौली में इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं। क्लियर? किसके? कोरुंडम के। फिर उसके बाद एक मिनरल है बेराइट, ठीक है, बेराइट। बेराइट से पहले एक लिखिए पाइराइट। इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं जबलपुर में। पाइराइट के डिपॉजिट्स मिलते हैं कहां पर? जबलपुर में। और एक और मिनरल है बेराइट, जिसके डिपॉजिट्स मिलते हैं कहां? धार, झाबुआ, सीधी, शिवपुरी, देवास, रीवा, और सिंगल डिस्ट्रिक्ट आ जाए तो टीकमगढ़। क्लियर? तो टीकमगढ़, धार, झाबुआ, सीधी, शिवपुरी, देवास और रीवा, इन क्षेत्रों पे मिलते हैं बेराइट डिपॉजिट, जिसमें अगर आपको कोई एक जिला दिया हो तो आप टिक लगाएंगे टीकमगढ़, आप टिक लगाएंगे टीकमगढ़। तो मध्य प्रदेश में बेराइट के डिपॉजिट्स कहां से मिलते हैं? तो आप टिक लगाएंगे टीकमगढ़। क्लियर? फिर नेक्स्ट है लेड। लेड, तो मध्य प्रदेश में लेड के डिपॉजिट्स मिलते हैं जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी और झाबुआ। जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी और झाबुआ से किसके डिपॉजिट्स मिलते हैं? मध्य प्रदेश में लेड के। उसके बाद निकल, NICKEL, निकल के जो डिपॉजिट्स हैं मध्य प्रदेश में वो मिलते हैं कहां से? बैतूल से। निकल के डिपॉजिट्स कहां से? सॉरी, निकल के डिपॉजिट्स बैतूल से नहीं, सीधी से मिलते हैं। क्लियर? तो जो निकल के डिपॉजिट्स हैं वो कहां से मिलते हैं? सीधी। निकल के डिपॉजिट्स कहां से मिलते हैं? सीधी से। उसके बाद एक है माइका, MICA, जिसके डिपॉजिट्स मिलते हैं बालाघाट, ग्वालियर और बैतूल। बालाघाट, ग्वालियर एंड बैतूल। क्लियर? जिसके डिपॉजिट्स मिलते हैं बालाघाट, ग्वालियर और बैतूल से, माइका के डिपॉजिट्स। क्लियर है? तो ये हमारे जो बेसिकली मिनरल्स थे, ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे मध्य प्रदेश में। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे मध्य प्रदेश के। दो और हैं। क्लियर? अब उनके लिए तो स्पेस मुझे दिख नहीं रहा, बट चलो देख लेते हैं, है ना। तो दो और मिनरल्स हैं, एक है डायस्पोर, एक है डायस्पोर। यहां पे नहीं लिखते हैं ना, इसको क्लीन करते हैं। तो डायस्पोर, DIASPORE। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डायस्पोर। तो डायस्पोर मिलता है छतरपुर, टीकमगढ़ और शिवपुरी में। कहां पर? छतरपुर, टीकमगढ़ एंड शिवपुरी। और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट मिनरल है फेल्डस्पार, फेल्डस्पार, जिसके डिपॉजिट्स मध्य प्रदेश में मिलते हैं जबलपुर में। फेल्डस्पार, जिसके डिपॉजिट्स मध्य प्रदेश में मिलते हैं कहां से? जबलपुर में। जबलपुर के अलावा छिंदवाड़ा और शहडोल में भी। कहां पर? छिंदवाड़ा एंड शहडोल। जबलपुर के अलावा इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं छिंदवाड़ा और शहडोल वाले रीजन पर। क्लियर? जबलपुर के अलावा छिंदवाड़ा और शहडोल में इसके डिपॉजिट्स। तो मेजर जो हमने मध्य प्रदेश के मिनरल्स पढ़े थे, मध्य प्रदेश के जो मेजर मिनरल्स हमने पढ़े थे, वो हमने कोल के बारे में पढ़ा था, लाइमस्टोन के बारे में पढ़ा, डायमंड के बारे में हमने काफी सारी चीजें देखी थी, बॉक्साइट के बारे में, मैग्नीज और कॉपर, ये 6 जो मिनरल्स हैं ये मध्य प्रदेश के मेजर मिनरल्स हैं। क्लियर? ये मध्य प्रदेश के मेजर मिनरल्स हैं। उसके बाद जो कुछ अदर मिनरल्स हैं मध्य प्रदेश में, उसमें हमने इनके देखे इंपॉर्टेंट रीजन्स, उसमें हमने इनके सारे के इंपॉर्टेंट रीजन्स देखे, जिसमें टंगस्टन,
टंगस्टन कहाँ पर मिलता है? आगरगांव, होशंगाबाद। टंगस्टन डिपॉजिट्स आगरगांव, होशंगाबाद में। और टंगस्टन के और क्या है? वुल्फ्राम। टंगस्टन का और क्या है? वुल्फ्राम। नेक्स्ट है रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट मध्य प्रदेश में झाबुआ, छतरपुर और सागर। इसमें भी अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के सर्वाधिक डिपॉजिट्स कहां पर मिलते हैं, यू हैव टू राइट झाबुआ। नेक्स्ट है चाइना क्ले यानी कि चीनी मिट्टी, जिसके सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स कहां पर मिलते हैं? जबलपुर में। नेक्स्ट हमने देखा एस्बेस्टोस, इसके भी सबसे ज्यादा डिपॉजिट झाबुआ में मिलते हैं। जिप्सम, रीवा, जबलपुर, शहडोल। मार्बल में व्हाइट मार्बल्स किसे कहां पर मिलते हैं? जबलपुर में। क्लियर, जिससे संगमरमर की चट्टानों का जो है वो निर्माण हुआ। और उसके बाद कलर्ड मार्बल ग्वालियर, सिवनी और छिंदवाड़ा। टिन, इसकी चीफ और गलेना है, बैतूल में मिलती है। या टिन के डिपॉजिट्स बैतूल में मिलते हैं। कहां पर? बैतूल। नेक्स्ट देखते हैं डायस्पोर, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी। फिर उसके बाद फेल्सपार, छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल। नेक्स्ट है स्लेट पेंसिल, इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं मंदसौर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्लेट पेंसिल के डिपॉजिट्स कहां पर मिलते हैं? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। नेक्स्ट हमने देखा गेरू, जिसमें गेरू के डिपॉजिट सतना, जबलपुर, पन्ना, ग्वालियर और बैतूल। ग्रेफाइट, ये इसमें भी बैतूल में। गोल्ड, मध्य प्रदेश में गोल्ड के जो डिपॉजिट्स हैं वो सोन नदी के आसपास मिलते हैं, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश की स्वर्ण नदी। तो सीधी, कटनी और शहडोल। फिर माइका, तो बालाघाट, ग्वालियर और बैतूल। कोरुंडम, पिपरी, परकोटा, सिंगरौली में। यूरेनियम, जो कि एक एटॉमिक मिनरल है, जिसके जो हमें डिपॉजिट्स हैं वो शहडोल से मिलते हैं। डोलोमाइट, झाबुआ, जबलपुर, सीधी। कैल्साइट, बरवानी, झाबुआ और खरगोन। सिलिमनाइट, रीवा, सीधी। लेड, लेड के डिपॉजिट्स जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी और झाबुआ से। निकल डिपॉजिट सीधी से। और बेराइट के सबसे ज्यादा जो डिपॉजिट्स हैं वो टीकमगढ़ से मिलते हैं। तो ये हमारे मेजर मिनरल्स हुए, और वो किस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कंसंट्रेटेड है, वो रीजन्स हो गए। क्लियर? तो ये सारे मध्य प्रदेश के मेजर यानी प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल्स हो गए, जो मेजरली मध्य प्रदेश में मिलते हैं वो सारे मिनरल्स, और ये अदर मिनरल्स मध्य प्रदेश के। अब हम मध्य प्रदेश में मिनरल्स की रैंकिंग देख लेते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश यानी किसी भी पर्टिकुलर मिनरल में जो मेजर मिनरल्स हैं उसमें मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। क्लियर? तो वो भी चीजें हम देख लेते हैं। मिनरल रैंकिंग, तो हम क्या देख लेते थे? मिनरल रैंकिंग। मिनरल रैंकिंग को भी देख लेते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर मिनरल में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है। कुछ में तो मैं आपको साथ में बताती गई थी, क्लियर। और कुछ रैंकिंग्स जो हैं वो हम अभी आपको बता देते हैं। ये जो रैंकिंग्स मैं आपको बता रही हूँ वो भी हाल ही में फरवरी मार्च में जो लेटेस्ट रैंकिंग जो थी हमारी उसके आधार पर है ना। उसके बाद अभी लेटेस्ट और कोई भी रैंकिंग नहीं आई है। जो भी अभी मैं आपको रैंकिंग बता रही हूँ वो सारी लेटेस्ट है। क्लियर? वो सारी लेटेस्ट रैंकिंग है। इसके बाद जो भी अगर रैंकिंग या कभी जो मिनरल रैंकिंग है मध्य प्रदेश की वो आती है तो आप उस हिसाब से चीजों को अपडेट कर लीजिएगा। फिलहाल में जो अपडेटेड चीजें हैं वो यही हैं, जिसमें आप लिखिएगा सबसे पहले मिनरल्स के नाम लिख लेते हैं। पहले तो कोल, कोल के बाद कॉपर, ग्रेफाइट, लेड, रॉक फॉस्फेट, आयरन एंड बॉक्साइट। आपने अगर पढ़ा हो तो मैंने आपको बॉक्साइट में भी रैंकिंग मध्य प्रदेश की 6th बताई थी, और आयरन जब हमने पढ़ा था तो आयरन में भी मैंने आपको मध्य प्रदेश की रैंकिंग 6th बताई थी। एक आयरन भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर पे मध्य प्रदेश के मिनरल के रूप में डिस्कस कर लिया था। क्लियर? कि जो आयरन है वो मध्य प्रदेश में जबलपुर, मंडला, बालाघाट वाले क्षेत्र पर मिलता है। मध्य प्रदेश में
जो सेकंड हाईएस्ट आयरन और होता है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो टाइप का आयरन है वो मध्य प्रदेश में मिलता है, जिसका यूज बेसिकली आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में किया जाता है। हमने 4 प्रकार के आयरन और पढ़े थे। मैग्नेटाइट जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ब्लैक। उसके बाद हेमेटाइट जो रेड कलर का होता है, जिसे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लिमोनाइट, जिसे येलो कलर का जो होता है, जो पेंट्स में यूज किया जाता है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था सबसे निम्न कोटि का जो आयरन होता है, जो जिसे आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं, जो है स्टेरेटाइट, जो ब्राउनिश कलर का आयरन होता है। क्लियर? तो ये हमने देखा था। इसलिए आयरन और बॉक्साइट में हमारी जो रैंकिंग है वो सेम है। उसी तरीके से ओकर और डोलोमाइट, इसमें भी हमारी रैंकिंग जो है वो सेम है। और नेक्स्ट है मार्बल। नेक्स्ट क्या है? मार्बल। उसके अलावा मैंगनीज भी हमने देखा। नेक्स्ट कॉपर। नेक्स्ट कौन सा था हमारा? कॉपर। क्लियर? तो कोल में हमारी रैंकिंग 4th है, 4th। कॉपर में हमारी रैंकिंग 1st। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में क्या रैंकिंग है? 5th। ग्रेफाइट में हमारी रैंकिंग है 5th। फिर लेड, लेड में हमारी कौन सी रैंकिंग है? 3rd। रॉक फॉस्फेट में 2nd। आयरन और बॉक्साइट में 3rd। सॉरी, आयरन एंड बॉक्साइट में 6th है ना। फिर कॉपर का तो यहाँ पर हो गया था, मैग्नीज का। फिर ओकर और डोलोमाइट, इसकी रैंकिंग सेम है, 1st। वी आर 1st इन प्रोडक्शन। और मार्बल रिजर्व्स में हम 2nd रैंक पर हैं। क्लियर? तो ये बेसिकली देखिए, ये जो इस बार का जो डेटा आया है उसमें ऑथेंटिक जो मिनरल रैंकिंग है वो कहीं पर भी नहीं मिल रही। फिर चाहे हम इंडिया के कंटेक्स्ट की बात करें और चाहे हम मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट की बात करें। क्लियर? बट कहीं पे भी एग्जाम टाइम तक भी जिसने प्रीलिम्स दिया होगा उसने देखा होगा कि जो हमें ऑथेंटिक मिनरल की रैंकिंग थी वो एग्जैक्ट कहीं पर नहीं मिल पा रही थी इस बार। क्लियर? बट फिर भी चीजें ढूंढ के जो लेटेस्ट मेरे हाथ लगा वो मैं रैंकिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। बट फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट आप एक बार पेपर के लगभग 15 दिन पहले जो है वो अपडेटेड रैंकिंग देख लीजिएगा। क्लियर? अपडेटेड रैंकिंग आप उनमें से देख लीजिएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे कुछ मिनरल एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज के नाम मैं आपको बताती हूँ और उनके हेडक्वार्टर बताती हूँ। कभी यदि एग्जाम में हमसे वो चीजें पूछ ली गई तो वो चीजें एग्जाम में हमसे बन जाएं, इसीलिए इन चीजों को बताना थोड़ा आवश्यक है। देखिए, एक तो हमने किसकी बात की थी? एक हमने बात की थी मॉइल की। ठीक, मॉइल के बारे में तो मैंने आपको आधे से ज्यादा चीजें बता दी थी। मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड। क्लियर? इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो मॉल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1962 में, नागपुर में। टोटल 11 माइंस, जिसमें से 7 और 4, तो 7 है महाराष्ट्र में और 4 है एमपी में। तो इस तरीके से ना कभी 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि मिनरल एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट दे दिया गया या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दे दिया गया जो 2 नंबर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप 2 नंबर में अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स। क्लियर? तो एक हो गई मॉइल। मॉइल के बाद एक नाम हमने लिया था किसका? HCL। HCL यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। फिर नेक्स्ट हमने देखा था इसका इस्टेब्लिशमेंट। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1967 में कोलकाता में।
इसकी जो मेजर सब्सिडियरी है, मेजर सब्सिडियरी, इसकी जो मेजर सब्सिडरीज है, क्लियर। अब ये चीजें किसके अंतर्गत आएगा, एचसीएल, ये तो आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, क्लियर। तो इसकी मेजर सब्सिडरी है मध्य प्रदेश की मलाजखंड माइंस, मलाजखंड कॉपर माइंस, मलाजखंड कॉपर माइंस, ये इसकी मेजर सब्सिडरी है। एचसीएल के बाद नेक्स्ट हमने नाम लिया था एनएमडीसी, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1958 में कहां पर की गई थी, हैदराबाद में, हैदराबाद, फॉर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, फॉर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन and extraction of minerals, and extraction of minerals, फॉर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। तो पहले हमने देख ली कौन सी, मॉइल जो है मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट हमने देखी एचसीएल, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1967 में कोलकाता में हुई थी। उसके बाद इसकी मेजर सब्सिडरी है कौन सी, मलाजखंड कॉपर माइंस। नेक्स्ट देखा हमने एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, इस्टेब्लिश की गई कब, 1958 में, फॉर साइंटिफिक एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। और एक हमारी कंपनी है आईबीएम, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, जिसका हेडक्वार्टर 1948 में कहां पर स्टैब्लिश किया गया, कोलकाता में, फॉर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मिनरल्स, क्लियर, एंड डेवलपमेंट ऑफ द मिनरल्स। हेडक्वार्टर इसका नागपुर में है ना, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का, कोलकाता में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है नागपुर। और एक और लास्ट कंपनी है, वो है CIL, यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1978 पर, और कहां पर, कोलकाता, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत, क्लियर। कौन सा, कोल इंडिया लिमिटेड, इस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर 1975, इस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर 1975। तो ये कुछ मेजर मिनरल एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज हैं, जिनके हेडक्वार्टर और ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट आप याद कर लीजिएगा, मॉइल, फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नेक्स्ट है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस IBM, उसके बाद CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये हेडक्वार्टर्स और इनका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट आप याद कर लीजिएगा, है ना, कई बार हमें IBM के रिपोर्ट्स और ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, वो केवल एक टॉपिक और बचा है मिनरल वाले चैप्टर से, वो है हमारा मध्य प्रदेश की मिनरल पॉलिसी, मध्य प्रदेश की मिनरल पॉलिसी, जो हमें बेसिकली पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश की मिनरल पॉलिसी में आप लिखिएगा, उससे पहले आप लिख लीजिए मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 19 जनवरी 1962 एट भोपाल, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन।
मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन, या इसी को बोल सकते हैं मध्य प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्लियर? तो इस्टेब्लिशमेंट 19 जनवरी 1962। उसके बाद इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है मिनरल एक्सट्रैक्शन, फिर इवेल्युएशन, ट्रेड, मैनेजमेंट, मिनरल डेवलपमेंट एटसेट्रा। ट्रेड, मिनरल डेवलपमेंट एटसेट्रा। क्लियर? तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन और मध्य प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दिस इज शॉर्ट में मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन भी कहते हैं। क्लियर है? इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन। क्लियर? तो मध्य प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1962 में हुई। फिर ये है इसके ऑब्जेक्टिव, मिनरल्स एक्सट्रैक्शन, इवेल्युएशन, ट्रेड, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एटसेट्रा, ये चीजें। क्लियर है? अब हमारा मिनरल वाले टॉपिक जो हमारा चैप्टर है उसमें लास्ट टॉपिक बचा है क्या, जिसमें हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश की मिनरल पॉलिसी। तो मध्य प्रदेश की जो फर्स्ट मिनरल पॉलिसी है, फर्स्ट मिनरल पॉलिसी, वो कब आई? फिर मध्य प्रदेश की न्यू मिनरल पॉलिसी, फिर मध्य प्रदेश की माइनर मिनरल पॉलिसी, माइनर मिनरल पॉलिसी। तो मध्य प्रदेश की पहली जो मध्य प्रदेश की खनिज नीति है 1995 में आई, नई खनिज नीति 2010 में आई, और जो माइनर मिनरल पॉलिसी है वो 1996 में आई। माइनर मिनरल पॉलिसी 1996 में आई। क्लियर? तो मध्य प्रदेश की फर्स्ट मिनरल पॉलिसी कब आई? मध्य प्रदेश की फर्स्ट मिनरल पॉलिसी, तो मध्य प्रदेश की फर्स्ट मिनरल पॉलिसी 1995, न्यू मिनरल पॉलिसी 2010, और मध्य प्रदेश की माइनर मिनरल पॉलिसी कब आई? 1996 में, इन द ईयर 1996। क्लियर? फिर अब माइनर मिनरल जो न्यू मिनरल पॉलिसी आई हमारी, इसमें हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था? तो इसमें हमारे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ आप देख सकते हैं जैसे कि सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का यूज करना, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का यूज करना, उसके बाद लो ग्रेड मिनरल्स को हाई ग्रेड में कन्वर्ट करना, लो ग्रेड मिनरल्स को हाई ग्रेड में कन्वर्ट करना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को क्या करना? इसका विकास करना। उसके बाद फिर पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का विकास करना। नेक्स्ट है मिनरल डेवलपमेंट फंड की स्थापना, मिनरल डेवलपमेंट फंड की स्थापना। उसके बाद मिनरल एक्सप्लॉयटेशन को कम करना, मिनरल एक्सप्लॉयटेशन को रोकना। क्लियर? मिनरल एक्सप्लॉयटेशन को रोकना। ऐसे करके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो हमारी जो मिनरल पॉलिसी थी, जो न्यू मिनरल पॉलिसी 2010 वाली, उसके थे। क्लियर? देखिए इन चीजों को हमने डिटेल में पढ़ा है अपने मेंस के नोट्स में, ऐप के अंदर, एकेएस सिविल एकेडमी के। लेकिन अभी हम यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए चीजें पढ़ रहे हैं, तो प्रीलिम्स में तो केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश की पहली मिनरल पॉलिसी कब आई, नई मिनरल पॉलिसी कब आई, और माइनर मिनरल पॉलिसी कब आई। बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो आप याद रख सकते हैं अपने मेंस के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा मिनरल्स वाला टॉपिक समाप्त हुआ, जहां हमने प्रीलिम्स में जो कुछ भी आ सकता था मिनरल्स वाले टॉपिक से, वो सारी चीजों को क्या किया? पढ़ लिया।
है ना। हमने मेजर मिनरल्स देख लिए, हमने कोल के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा, डायमंड पढ़ा, आयरन के बारे में, लाइमस्टोन के बारे में, मेजर जो काफी हमारे मिनरल्स थे 6-8 मिनरल्स, उनके बारे में हमने इन डिटेल चीजों को डिस्कस कर लिया। कुछ जो माइनर मिनरल्स थे हमने लास्ट में उन्हें भी डिस्कस कर लिया। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज थी जिन्हें हमने डिस्कस कर लिया। मध्य प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, वो हमने देख लिया, और ये मिनरल पॉलिसीज देख ली। यही चीजें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिकली जहां पर प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने साथ ही साथ मिनरल रैंकिंग भी देख ली, लेकिन मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि गलतियां ना हो, इसीलिए आप एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले एक बार अपडेटेड डेटा फिर से देख लीजिएगा। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल। क्लियर। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अगले टॉपिक के बारे में। बेसिकली मैं आउटलाइन दे देती हूँ कि हमें क्या पढ़ना है 5 मिनट में, फिर हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। क्लियर। क्वेश्चंस मैंने आपको कल दिए थे दो। एक मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश के एक्सप्लेन मेजर कोल रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। 10 नंबर में दिया था कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं उनका विवरण दीजिए या उनके बारे में बताइए। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। एक हमारा क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के मेजर मिनरल्स बताने थे, व्हाट आर द मेजर मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये दो क्वेश्चंस थे। आई होप आप कर लिए होंगे, अगर ना किए हो तो दो क्वेश्चंस आज आप करके रख लीजिएगा। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एनर्जी रिसोर्सेज इन मध्य प्रदेश। एनर्जी रिसोर्सेस इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। अब हमारा अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। क्लियर है। तो ये हमारा अब अगला टॉपिक होने वाला है, मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन वाला। क्लियर है। दिस इज आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में ये जो टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज इन मध्य प्रदेश, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ये तो पता होगा कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देयर आर टू मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक तो रिन्यूएबल और एक तो नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं होता, इसीलिए इन्हें इको फ्रेंडली भी कहा जाता है। जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं वो इको फ्रेंडली सोर्सेज होते हैं, और ऐसे सोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, जैसे कि विंड एनर्जी, जैसे कि हमारी टाइडल एनर्जी। ये सारी किसके एग्जाम्पल हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के। वहीं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे एनर्जी होते हैं जो एक तो प्रेजेंट भी लिमिटेड क्वांटिटी में है, क्लियर, और जिससे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन भी होता है। एनवायरनमेंट को क्या होता है, एनवायरनमेंट का पोल्यूशन। तो रिन्यूएबल सोर्सेज वो एनर्जी के सोर्सेज हैं जो इको फ्रेंडली हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित एनवायरनमेंट नहीं होता, और ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसलिए बार बार जल्दी से रिन्यू हो सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो रिन्यू इतने आसानी से नहीं होते, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनके रिन्यूएबल में, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसीलिए इन्हें एग्जॉस्टिबल भी कहा जाता है कि ये समय के साथ खत्म हो जाएंगे, और साथ ही एनवायरनमेंट का पोल्यूशन भी करते हैं। इसका एग्जांपल है थर्मल पावर। थर्मल पावर, क्लियर है। तो ये चीजें, उसके बाद अब हम मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में, मध्य प्रदेश में हम जो कल से अपना स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, उसमें आप देखिए कि हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट्स इन मध्य प्रदेश। थर्मल पावर प्लांट्स इन मध्य प्रदेश। फिर हम पढ़ेंगे सोलर पावर प्लांट्स इन एमपी, और फिर हम पढ़ेंगे विंड एनर्जी इन मध्य प्रदेश। फिर हम देखेंगे विंड एनर्जी इन मध्य प्रदेश।
विंड एनर्जी इन एमपी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी इन मध्य प्रदेश। क्लियर है? तो ये 3 एनर्जी के सोर्सेज हम देखेंगे और ये हमारा जो टॉपिक है वो एक सिंगल लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। 1 लेक्चर। कितना टाइम लगेगा इसके लिए? सिंगल लेक्चर। एक लेक्चर में ये वाला जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। क्लियर? जिसमें हम सबसे पहले मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स पढ़ेंगे, उनकी कैपेसिटी पढ़ेंगे, उनमें जल पूर्ति कहाँ से होती है, वाटर पूर्ति कहाँ से होती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। क्लियर? उसके बाद हम सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम RUMSL पढ़ेंगे, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, जिससे एनर्जी दिल्ली मेट्रो को जाती है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ चीजें विंड एनर्जी के बारे में। इतनी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ऊर्जा संसाधन जब हम पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो सारे सोलर पावर प्लांट, मतलब सारी चीजें कवर करेंगे प्रीलिम्स के में आने वाली या प्रीलिम्स में फैक्ट्स के रूप में पूछी जाने वाली। अच्छा, इसी के अंतर्गत एक हाइडल पावर भी आता है, बट मैं हाइडल पावर इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि हमने ऑलरेडी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पढ़ चुके हैं। वही है हाइडल पावर जनरेशन, यानी पानी से जो बिजली उत्पन्न होती, तो वो हमने मध्य प्रदेश के मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और उनकी कैपेसिटी देख ली है। इंदिरा गांधी सागर परियोजना की, ओमकारेश्वर परियोजना की, चंबल परियोजना की, हमने पूरी चीजें देख ली हैं। अगर आपको वो चीजें नहीं, मतलब आपने अगर अब तक ना देखी हो, तो आप रिवर्स के जस्ट बाद वाला टॉपिक्स जो है हमारा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा 2-4 दिन में वीडियो, आप उसे देख लेना। उसमें हमने सिंगल लेक्चर, एक लेक्चर में पूरे 1 घंटे से 1.5 घंटे में हमने सारे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए हैं, जिसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। दिस इज माय गारंटी कि जो मिनरल, जो एनर्जी सोर्सेस और जो हाइडल पावर जनरेशन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाए हैं, उससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, करंट की गारंटी मैं नहीं लेती, जैसे रैंकिंग हो गया, इसमें रैंकिंग हो गई, वो रैंकिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एग्जाम के समय वहां से चीजों को अपग्रेड करें। क्लियर है? तो दोस्तों, आज के लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करती हूं। कल से हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश में प्रमुख ऊर्जा संसाधन, और फिर हमारा अगला टॉपिक होगा एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश। एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, उसके बाद एमपी इकोनॉमी के कुछ और टॉपिक्स पढ़ के हम स्टार्ट क्या कर देंगे, मध्य प्रदेश की पॉलिटी। वी विल स्टार्ट विथ पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए, तो अब आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरीके से चीजों को निरंतर पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।